नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। आज के अंक में हम बात करेंगे 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की। नागपुर में आयोजित इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वैज्ञानिक जुटे। बताएंगे क्या है CSIR द्वारा चलाया जा रहा 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। 5 दिवसीय 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस सफलतापूर्वक संपन्न। नागपुर विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित की गई वैज्ञानिकों की यह वार्षिक बैठक। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में ज्ञान प्रधान अर्थव्यवस्था बनाने के तरीकों पर चर्चा। विशेष सत्र में भारत सरकार के विभिन्न वैज्ञानिक विभागों के प्रमुखों ने साझा किए अपने विचार। CSIR के एक सप्ताह एक प्रयोगशाला अभियान का हुआ शुभारंभ। 6 जनवरी को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया उद्घाटन। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश दुनिया की ताजा जानकारियां हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। और अब खबरें विस्तार से। बीती 7 जनवरी को देश में विज्ञान के सबसे बड़े आयोजन भारतीय विज्ञान कांग्रेस का समापन हो गया। नागपुर में आयोजित इस 108वीं विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन 3 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। महिला सशक्तिकरण सहित सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी शीर्षक के तहत आयोजित इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में पारंपरिक गतिविधियों के साथ नए भारत का जोश देखने को मिला। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। भारतीय विज्ञान और उसकी उपलब्धियों के सबसे पुराने और बड़े जश्न भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां संस्करण इस बार राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। इस 5 दिवसीय आयोजन का उद्घाटन 3 जनवरी 2023 को माननीय प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया। इस मौके पर महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और विज्ञान कांग्रेस संघ की अध्यक्ष डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस बार वैज्ञानिकों की इस महाबैठक को महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी शीर्षक दिया गया था। माननीय प्रधानमंत्री ने उद्घाटन के बाद पहले सत्र का अवलोकन भी किया। उन्होंने अपने संबोधन में भारतीय उपलब्धियों का जिक्र करते हुए अगले 25 वर्षों में भारत के विकास की गाथा में भारत की वैज्ञानिक शक्ति की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जब विज्ञान में जुनून के साथ राष्ट्रीय सेवा की भावना का संचार होता है तो परिणाम अभूतपूर्व होते हैं। अगले 25 वर्षों में भारत जिस ऊंचाई पर होगा उसमें भारत की वैज्ञानिक शक्ति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। साइंस में पैशन के साथ जब देश की सेवा का संकल्प जुड़ जाता है तो नतीजे भी अभूतपूर्व आते हैं। मुझे विश्वास है भारत की साइंटिफिक कम्युनिटी भारत को 21वीं सदी में वो मुकाम हासिल कराएगी जिसका वो हमेशा हकदार रहा है। महिला सशक्तिकरण में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका के मुद्दों पर चर्चा के साथ विभिन्न वैज्ञानिक विषयों के तहत तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया। 5 दिवसीय कार्यक्रम में देश के विभिन्न वैज्ञानिक विशेषज्ञों ने सीधी चर्चा और पैनल डिस्कशन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुख्य विषय को काफी उपयुक्त और विचारशील बताया।
उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन समग्र विकास, परिपत्र अर्थव्यवस्थाओं और स्थायी लक्ष्यों पर विचार विमर्श करेगा, जबकि साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं के विकास की संभावित बाधाओं को दूर करेगा। The ultimate litmus test of any successful scientific endeavor is as to how much it contributes to the well-being of a common citizen, as to how much it contributes to the ease of living of a common citizen. Then I can say with a certain amount of confidence that the 108th Indian Science Congress being held in Nagpur will pave the way for India's ascent through 21st century to emerge as an evolved society, a model society among the comity of world nations. सम्मेलन के तहत विश्वविद्यालय के महात्मा ज्योतिबा फुले शैक्षिक परिसर के विभिन्न स्थलों पर समानांतर सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें महिला विज्ञान कांग्रेस, किसान विज्ञान कांग्रेस, बाल विज्ञान कांग्रेस, विज्ञान, समाज और विज्ञान संचारकों की कांग्रेस के सत्रों का आयोजन दर्शनीय रहा। इससे पहले सम्मेलन की पूर्व संध्या पर विज्ञान ज्योति कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ISCA की अध्यक्ष डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना ने छात्रों से आग्रह किया कि वो सिर्फ विज्ञान को पाठ्य सामग्री के रूप में न पढ़ें, बल्कि जीवन के हर काम में विज्ञान को शामिल करें। इस वर्ष भारतीय विज्ञान कांग्रेस की एक विशेषता बाल विज्ञान कांग्रेस रही, जिसमें स्कूली छात्रों को उनके वैज्ञानिक स्वभाव और ज्ञान का उपयोग करने तथा वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से उनकी रचनात्मकता को साकार करने का अवसर प्रदान किया गया। Science provides answers to challenging problems. विज्ञान चुनौतीपूर्ण समस्याओं के लिए समाधान प्रदान करता है, इसलिए वैज्ञानिक शिक्षा राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। Scientific thinking involves वैज्ञानिक सोच में जिज्ञासा, तर्क और खुले दिमाग का समावेश होता है। विज्ञान कांग्रेस छोटे बच्चों के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझने और वैज्ञानिकों के साथ बातचीत करने और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का मंच है। interact with scientists and develop a scientific attitude. वहीं पहली बार विज्ञान कांग्रेस में जनजातीय विज्ञान कांग्रेस का भी विशेष आयोजन किया गया। इस कांग्रेस के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण को प्रदर्शित करने का प्रयास करने के साथ ही स्वदेशी उच्चारण ज्ञान प्रणाली और अभ्यास के प्रदर्शन के लिए एक मंच प्रदान किया गया। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का इस बार का मुख्य आकर्षण प्राइड ऑफ इंडिया मेगा एक्सपो रहा, जिसमें भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण योगदानों को बड़े पैमाने पर प्रदर्शित किया गया था। इस मेगा एक्सपो के द्वारा सरकारी, कॉरपोरेट, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अकादमिक अनुसंधान एवं विकास संस्थानों की उपलब्धियों के साथ साथ देश भर के अन्य नवोन्मेषी उद्यमियों की क्षमताओं को पेश किया गया। बड़ी संख्या में आमजन ने इस प्रदर्शनी को देखा और जनसंवाद के द्वारा राष्ट्र की वैज्ञानिक प्रगति की जानकारी ली। 7 जनवरी को ये महासम्मेलन अपनी पूरी आभा और आगामी वर्ष नई ऊर्जा के साथ आने के लक्ष्य के साथ समाप्त हो गया। नागपुर में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के दौरान पहले सत्र में भारत सरकार के विभिन्न वैज्ञानिक विभागों के प्रमुख शामिल हुए। इस सत्र में भारत को एक मजबूत ज्ञान प्रधान अर्थव्यवस्था बनाने के तरीकों पर चर्चा की गई। वैज्ञानिकों ने इस काम के लिए रूपरेखा तैयार की और आने वाली चुनौतियों और अवसरों पर विचार विमर्श किया। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के इस विशेष सत्र पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। नागपुर में संपन्न 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्र निर्माण के अवसरों और चुनौतियों पर की गई चर्चा के साथ एक सत्र भारत को ज्ञान प्रधान अर्थव्यवस्था बनाने को लेकर भी आयोजित किया गया। इस विशेष सत्र में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय सहित विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन विभागों के सभी प्रमुखों ने हिस्सा लिया।
इनमें भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर A.K. सूद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर S. चंद्रशेखर, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की महानिदेशक डॉक्टर N. कलाई सेल्वी, जैव प्रौद्योगिकी विभाग की वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर अलका शर्मा और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर M. रविचंद्रन ने हिस्सा लिया। सत्र में ज्ञान प्रधान अर्थव्यवस्था की रूपरेखा तैयार की गई और इस दौरान आने वाली चुनौतियों और अवसरों पर विचार विमर्श किया गया। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय सूद ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में उभरा है, जिन्हें अभी मीडिया, मनोरंजन, कृषि, ऊर्जा और साइबर सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ावा देने की जरूरत है। There are many sectors where you will see the S&T progress. ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रगति देखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्वांटम फ्रंट्स की बात की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में क्वांटम मिशन शुरू होने वाला है। हमारे पास उन्नत संचार प्रौद्योगिकी यानी 5G और 6G, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, AR, VR, मेटावर्स हैं, जो अगले 5 वर्षों में सभी हमारे जीवन का हिस्सा होंगे। हरित ऊर्जा क्रांति है, हमारे पास हरित हाइड्रोजन है, हमारे पास बैटरी तकनीक है और मेरा पसंदीदा वन हेल्थ मिशन है, जहां हम मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और वन्य जीवन स्वास्थ्य को एक साथ ला रहे हैं और सभी समस्याओं को एक मंच पर संबोधित कर रहे हैं। Animal health and the wildlife health together and addressing all the problems on one platform. ज्ञान प्रधान अर्थव्यवस्था पूरी तरह वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। इस दिशा में रोशनी डालते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर S. चंद्रशेखर ने कहा कि विज्ञान भारत के परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और ये परिवर्तन हमारी प्रयोगशालाओं के माध्यम से होगा। इसलिए ये हम वैज्ञानिकों का उत्तरदायित्व है कि हम यह सोचें कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारा विज्ञान कितना प्रासंगिक होगा। We need to again complete for sustainable research in our labs. हमें अपनी प्रयोगशालाओं में सतत अनुसंधान को फिर से पूरा करने की आवश्यकता है। हमें सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले छात्रों की आवश्यकता है जो राज्यों के विश्वविद्यालय से आते हैं। मेरा विश्वविद्यालय के अधिकारियों से आग्रह है कि वे जरूरी सुधार करें ताकि वे विज्ञान कार्यक्रमों के लिए छात्रों को सर्वोत्तम इनपुट प्रदान कर सकें, ताकि वैज्ञानिक परिणाम भी राष्ट्र की अपेक्षा के अनुरूप हों। इसीलिए टिकाऊ शोध के लिए टिकाऊ छात्रों की जरूरत है। एक छात्र जो सभी दबावों और तनाव को झेल सकता है और प्रयोगशाला में तब तक रहकर परिणाम वितरित कर सकता है। As long as he can deliver the goods. सफल वैज्ञानिक समाधानों में स्थिरता की आवश्यकता पर जोर देते हुए CSIR की महानिदेशक N. कलाई सेल्वी ने अगले 7 वर्षों में भारत के लिए महत्वपूर्ण पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा एवं गतिशीलता, खाद्य और पोषण उद्योग जैसे कुछ क्षेत्रों में भारत की चुनौतियों तथा अवसरों को रेखांकित किया। Coming to opportunities, you have Skill India program. हमारे पास स्किल इंडिया कार्यक्रम है। अपने IP पोर्टफोलियो को मजबूत कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक पेटेंट का सत्यापन या व्यावसायीकरण किया जाना चाहिए। स्वदेशी तकनीक और स्मार्ट डिवाइस होने चाहिए। हमें प्रौद्योगिकी के अनुकूलन के लिए जाना होगा। कोविड ने वास्तव में हमें कई सबक सिखाए। सभी मौजूदा प्रौद्योगिकियों का हमने पुनः उपयोग करने के लिए अपने स्तर पर सर्वोत्तम प्रयास किया। I already told we have to make it as an opportunity. इस मौके पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव ने भी पटल पर देश में ब्लू इकोनॉमी को सुदृढ़ करने को लेकर अपने विचार रखे। पूरे विश्व के सामने जलवायु परिवर्तन, महासागर इकोसिस्टम, पर्यावरण, स्वास्थ्य, खाद्यान्न की बढ़ती जरूरत जैसी चुनौतियां मौजूद हैं, जिनको ध्यान में रखकर जनजीवन को सुगम और राष्ट्र को आर्थिक रूप से मजबूत करने की जरूरत है, जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार स्तंभ का काम करेंगे। हमें प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए और महासागर को बेहतर ढंग से समझने की आवश्यकता है
ताकि इसका सतत और पर्यावरण के अनुकूल उपयोग किया जा सके। हालांकि हमारे पास प्रौद्योगिकी विकसित करने जैसी कुछ चुनौतियां हैं और हमें पर्यावरण पर्यटन का निरंतर उपयोग और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हमें तटीय और समुद्री प्रदूषण से बचना है और कचरे को नियंत्रित करना है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी करना है और समुद्र विज्ञान में क्षमता निर्माण की आवश्यकता भी जरूरी है। And finally, we need to build a capacity in the ocean sciences. So we at Department of Biotechnology aspire हम जैव प्रौद्योगिकी विभाग में जैव नवाचार उद्यमों को बढ़ावा देकर जैव अर्थव्यवस्था को मजबूत करके पर्यावरण नवाचार को चलाने की आकांक्षा रखते हैं। बायो मैन्युफैक्चरिंग जो एक नई लहर है, इसकी बहुमुखी प्रतिभा के लिए मैन्युफैक्चरिंग का उच्च प्रदर्शन है, जो व्यावसायिक रूप से प्रासंगिक उत्पादों का उत्पादन करने के लिए जैव प्रणाली जैसे रोगाणुओं, पौधों की कोशिकाओं और एंजाइमों का उपयोग करता है। and enzymes to produce commercially relevant products. जैव प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से ऐसे जैव विनिर्माण पर जोर दिया गया जो औद्योगिकरण की नई लहर के रूप में जीवाश्म ईंधन व्युत्पन्न रसायनों के विनिर्माण के स्थान पर जैविक प्रणालियों का उपयोग करता हो। इससे वायुमंडलीय कार्बन को उसके स्थिर रूप में इस प्रकार लॉक किया जा सकता है, जिससे एक ऐसा मार्ग प्रशस्त होगा जो भारत को स्थिरता में दुनिया का अग्रणी देश बना देगा। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा एक सप्ताह एक प्रयोगशाला अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इस अभियान का उद्देश्य आमजन और खासकर युवा पीढ़ी तक CSIR के कार्य और उपलब्धियों को पहुंचाना है। 6 जनवरी से शुरू हुए इस कार्यक्रम के तहत देश भर में फैली CSIR की 37 प्रयोगशालाओं और संस्थानों द्वारा क्रमबद्ध तरीके से हर सप्ताह अपने विशिष्ट नवाचारों और तकनीकी उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। एक रिपोर्ट। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने एक लंबे समय में भारतीय विज्ञान को समृद्ध करने में अहम योगदान दिया है। यही वजह है कि साल 2023 में CSIR को द इनोवेशन इंजन ऑफ इंडिया की टैगलाइन दी गई है। अपने इसी योगदान और उपलब्धियों से देश की युवा पीढ़ी को प्रेरित करने और नवाचारकों का उत्साह बढ़ाने के उद्देश्य से CSIR द्वारा 1 वीक 1 लैब अभियान की शुरुआत की गई है। 6 जनवरी 2023 को नई दिल्ली से केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर CSIR की महानिदेशक डॉक्टर N कलाईसेल्वी सहित सभी प्रयोगशालाओं और संस्थानों के प्रमुख भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश भर में फैली CSIR की 37 प्रयोगशालाओं में से हर एक अपने अलग विशिष्ट क्षेत्र के लिए समर्पित है। 1 वीक 1 लैब अभियान उन्हें अपनी विशेषता को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CSIR के एक सप्ताह एक लैब अभियान का लोगो भी जारी किया। जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए 1 वीक 1 लैब ये हमने एक अभियान प्रारंभ किया है। हमारे पास 37 इस प्रकार के संस्थान हैं। प्रत्येक संस्थान एक सप्ताह देश भर में क्या क्या काम हो रहा है, किस किस के इस्तेमाल में आ सकता है, अगर कोई हमारे, और क्योंकि हर इंस्टीट्यूट अलग अलग सेक्टर को डेडिकेटेड है। कोई रोड्स कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को है, कोई औषधियों के इजाद को है, कोई केमिकल को है, कोई एग्रीकल्चर को है, तो वो अपने अपने सेक्टर को भी उससे परिचित करवाएं। और जो स्टार्टअप्स हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार स्टार्टअप मूवमेंट को बल दिया और 350 से बढ़कर के 80,000 तक पहुंच गए, उसमें बहुत भारी संख्या में स्टार्टअप्स का एक पोटेंशियल एग्रीकल्चर है या दूसरे एक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी बहुत सारे युवाओं को उसकी जानकारी नहीं है। उसकी भी शोकेसिंग हो सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रदर्शनियों के माध्यम से, और साथ ही साथ चूँकि बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया में इनका काम प्राथमिकता नहीं पाता, तो ये अपने माध्यम से अपने साधनों द्वारा इसको कर पाए, इस कल्पना को लेकर के आज ये इनिशिएटिव प्रारंभ किया गया है।
वन वीक वन लैब अभियान की शुरुआत CSIR के केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान CBRI रुड़की द्वारा आयोजित इनोवेशन एंड सस्टेनेबल मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी विषय पर आधारित कार्यशाला और प्रदर्शनी के साथ की गई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित लॉन्च समारोह के द्वारा ही इस कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। सप्ताह भर चलने वाली इस प्रदर्शनी का उद्देश्य नेट जीरो एमिशन और जीरो वेस्ट को बढ़ावा देना है। इस दौरान टेक्नोलॉजी चैलेंज हैकथॉन, उद्योग और स्टार्टअप मीट, सोसाइटी कनेक्ट, स्टूडेंट कनेक्ट और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर CSIR की महानिदेशक डॉक्टर N कलाईसेल्वी ने भी अभियान की विशेषताओं और महत्व पर प्रकाश डाला। It was meditated and thought about in a very, very deep. इन सभी बिंदुओं पर एक साथ विचार किया गया और विचार प्रक्रिया के माध्यम से बहुत गहन चर्चा की गई। मंत्री जी ने एक बहुत अच्छा विचार पेश किया कि प्रत्येक CSIR प्रयोगशाला एक सप्ताह का जश्न मनाएगी, जहां हम अपनी प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करेंगे और हम आम जनता को और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम उनसे बातचीत करने और विज्ञान के लिए वास्तविक भावना को मजबूत करने का अवसर देंगे। प्रयोगशाला और हमारे आउटरीच केंद्र में भी, जहां हम राज्य मंत्रालय, उद्योग, MSMI, स्टार्टअप, शोधकर्ताओं, छात्रों और आम जनता के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करेंगे। Researchers, students and the general public. अपनी 37 प्रयोगशालाओं और संस्थानों के साथ CSIR के पास एक विस्तृत नेटवर्क है, जिसकी पहुंच देश के लगभग हर क्षेत्र में है। एक सप्ताह एक प्रयोगशाला अभियान के तहत CSIR का हर संस्थान और प्रयोगशाला अपने क्रमिक सप्ताह में उनके विशिष्ट नवाचारों और तकनीकी उपलब्धियों को आम जन के सामने प्रदर्शित करेगा। इन प्रदर्शनियों के द्वारा लोगों तक देश की वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियां पहुंचेंगी। यही नहीं, प्रदर्शनियों के द्वारा दी जा रही तकनीकी जानकारी और वैज्ञानिकों से संवाद के चलते इस अभियान से युवा नवोन्मेषकों, छात्रों, शिक्षाविदों और उद्योगों को स्टार्टअप उपक्रमों के माध्यम से नए अवसरों की खोज करने में सहायता मिलेगी। और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। नए साल की शुरुआत में ही केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए मीडिया को 2023 साइंस विजन की जानकारी दी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 में स्वतंत्र भारत के 100 वर्ष पूरे होंगे और शताब्दी के सपने साकार होंगे। इस लिहाज से देश की आजादी की 100 वर्ष की यात्रा में 2023 अंतिम 25 वर्ष का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इसी वर्ष भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर G20 की मेजबानी करेगा। अमृतकाल में भारतीय नारे जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान में एक कड़ी और जोड़ी गई, जय अनुसंधान। भारत को अनुसंधान और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए देश को एक साथ कई मोर्चों पर काम करना होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित विभागों ने 2023 के लिए पहले से ही अपने ध्यान केंद्रित क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार कर ली है, जिनमें मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, गगनयान, टीकों के सुधार में निवेश को बढ़ाना, बाजरा और पादप विषाणुओं के पैथोजीनोमिक्स पर मिशन को शुरू करना जैसे लक्ष्य शामिल हैं। 1 जनवरी को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर नई दिल्ली स्थित DRDO के मुख्यालय में पूर्व राष्ट्रपति और भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया, जिसमें रक्षा प्रौद्योगिकियों पर लेख और वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली पर एक शब्दकोश, स्टोर मैनुअल और दिशा निर्देश, द्वैमासिक बुलेटिन इनसाइट तथा DRDO प्रौद्योगिकी दूरदर्शिता की 3री वर्षगांठ का अंक भी शामिल था।
अब डीआरडीओ की प्रौद्योगिकी दूरदर्शिता को डीआरडीओ की वेबसाइट पर भी साझा किया जाएगा ताकि रक्षा उद्योग और शिक्षाविद उसके अनुरूप अपनी अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों की योजना बना सकें। इस मौके पर बोलते हुए डॉक्टर कामत ने बीते साल कई प्रमुख उपलब्धियां हासिल करने के लिए सभी कर्मियों को बधाई दी। ज्ञान विज्ञान के आज के अंक में इतना ही। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, A50, सेक्टर 62, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।